कभी सोचा है कि वक्त के साथ किसी भी देश की आबादी यानी पॉपुलेशन कैसे और क्यों बदलती है? ये ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है जो हमें हमारे पास्ट से लेकर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज तक ले जाती है। तो चलिए आज इसी जर्नी को डिकोड करते हैं। जब हम दुनिया पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। भाई, ऐसा क्यों है कि कुछ देशों की आबादी तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, जबकि कुछ देशों में ये या तो स्टेबल है या फिर घट रही है। ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले आबादी की इस ग्लोबल पजल को समझेंगे, फिर देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मैप, इसके 3 स्टेजेस को एक-एक करके जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज की दुनिया इस सफर में कहां खड़ी है। तो सबसे पहली चीज पॉपुलेशन चेंज के इन पैटर्न्स को समझना। अब ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और इस पजल को सॉल्व करने की मास्टर की है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसे हिंदी में जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। यही वो थ्योरी है जिससे हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए इस थ्योरी को एक मैप की तरह देखते हैं। एक ऐसा मैप जो हमें ये बताता है कि कोई भी देश अपनी पॉपुलेशन जर्नी में कहां से आया है, अभी कहां पर है और शायद आगे कहां जाने वाला है। तो आखिर ये थ्योरी है क्या? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे कोई सोसाइटी डेवलप होती है, मतलब एक ग्रामीण खेती पर निर्भर समाज से एक शहरी इंडस्ट्रियल समाज बनती है, वैसे वैसे वहां के पॉपुलेशन का पैटर्न भी बदल जाता है। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ। ये पूरा का पूरा बदलाव बेसिकली 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला स्टेज, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, जब मृत्यु दर तो कम हो जाती है पर जन्म दर ज्यादा ही बनी रहती है। और तीसरा स्टेज, जब जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं। तो चलिए इन तीनों स्टेजेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं पहले स्टेज से। इसे हम बैलेंसिंग एक्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बहुत धीमी होती है, लगभग रुकी हुई। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि बर्थ रेट बहुत हाई है, लेकिन उसी के साथ साथ डेथ रेट भी लगभग उतना ही हाई है। इसका मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं, करीब करीब उतने ही लोग मर भी रहे हैं, और इसीलिए पॉपुलेशन में कोई खास इजाफा नहीं होता। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये वो समाज है जो ज्यादातर ग्रामीण है और खेती पर निर्भर है। यहाँ बीमारियां, महामारियां और खाने की कमी बहुत आम है। इसलिए परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस उम्मीद में कि मौत के बावजूद कुछ तो बच जाएंगे। लोगों की औसत उम्र कम होती है और टेक्नोलॉजी भी ना के बराबर होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? करीब 200 साल पहले दुनिया का हर देश इसी स्टेज में था। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, स्टेज 2। यहां कुछ ऐसा होता है जिससे पॉपुलेशन में एक जबरदस्त बूम आ जाता है, एक तरह का विस्फोट। अब जरा यहां देखिए, होता क्या है कि डेथ रेट तो तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई बना हुआ है। और बस इसी वजह से जन्म और मृत्यु के बीच एक बहुत बड़ा गैप, एक फासला पैदा हो जाता है। और यही गैप असल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन इंजन है। लोग मर कम रहे हैं, लेकिन पैदा अभी भी ज्यादा हो रहे हैं। नतीजा, आबादी रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। तो इस बूम के पीछे का रीजन क्या है? असल में रीजन है हेल्थ और साफ सफाई में सुधार। जैसे ही सैनिटेशन और हेल्थ कंडीशंस बेहतर होती हैं, मृत्यु दर घट जाती है। लेकिन लोगों की सोच यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने की आदत बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। आज भी केनिया, श्रीलंका और पेरू जैसे कई देश इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। अच्छा, इस पॉपुलेशन बूम के बाद ये जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां एक नया बैलेंस बनता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। यहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफी नीचे आकर स्टेबल हो जाते हैं। अब देखने में तो ये भी स्टेज 1 जैसा ही बैलेंस लग रहा है ना? लेकिन इसके पीछे की वजह बिल्कुल अलग है। क्योंकि अब समाज पूरी तरह से बदल चुका है। आबादी अब शहरी है, पढ़ी लिखी है और टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड है। अब लोग जानबूझकर, सोच समझकर अपने परिवार का साइज छोटा रखते हैं और इसका नतीजा पॉपुलेशन ग्रोथ फिर से धीमी या स्टेबल हो जाती है। कनाडा, जापान और यूएसए जैसे देश इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने 3 अलग अलग स्टेजेस देख लिए। चलिए अब इस पूरी जर्नी को एक साथ एक फ्रेम में रखकर इसकी पूरी पिक्चर को समझते हैं। ये टेबल
देखिए पूरी कहानी को कितनी आसानी से समरी कर देता है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सोसाइटी के टाइप के साथ साथ बर्थ रेट, डेथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न बदलता है, एक रूरल एग्रेरियन सोसाइटी से लेकर एक अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक। तो ये थ्योरी आज के ज़माने में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करती है कि आज दुनिया के अलग अलग देश डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के अलग अलग स्टेजेस पर क्यों खड़े हैं। ये एक तरह से ग्लोबल पिक्चर को समझने की एक खिड़की है। और इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ये कोई ऑटोमेटिक मशीन की तरह चलने वाला प्रोसेस नहीं है। ये इंसानों की फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की कहानी है। जैसा कि एनसीईआरटी की किताब का ये कोट कहता है, इससे पता चलता है कि मनुष्य बहुत लचीले होते हैं और अपनी प्रजनन क्षमता को एडजस्ट करने में सक्षम हैं। मतलब हमारे फैसले ही इस जर्नी की डायरेक्शन तय करते हैं। तो इस थियरी ने हमें पास्ट से प्रेजेंट तक की कहानी तो बता दी, लेकिन फ्यूचर का क्या? आज जब हमारी दुनिया क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो क्या हम किसी स्टेज 4 की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हाँ, तो वो कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा, और शायद हमारी आने वाली जनरेशंस।